दोस्तों, जब मीडिया ने इनकी पत्नी से बात करने की कोशिश की तो इनकी पत्नी ने कहा कि उनको किसी भी टाइप का मीडिया अटेंशन नहीं चाहिए। इनके परिचित लोगों का कहना है कि ये साईं बाबा के बहुत बड़े डिवोटी हैं। तो कुछ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स का या फिर कुछ एक्सपर्ट लोगों का कहना था कि इन्होंने स्पेकुलेशन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को मिक्स करके ये पैसा बनाया है। जब 2013 में न्यूज़ आई तब पता चला दोस्तों कि ये 1,000 करोड़ के मालिक है। जी हाँ, 1,000 करोड़ के मालिक। आई एम टॉकिंग अबाउट शिवानंद शंकर मानकेकर। जी हाँ, जब डिएगो ने यूनाइटेड स्पिरिट्स को खरीदा तो इनके पास में 14,89,100 शेयर्स थे, जिसका वैल्यू था 425। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने पैंटालून्स के अंदर में 100 टाइम्स रिटर्न भी कमाया था। जी हाँ, मैं इन्हीं शख्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मल्टी बैगर स्टॉक्स लेकर अपने पोर्टफोलियो के अंदर में भरे और दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रिटर्न उनको मिला। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही ख्वाब लेकर बहुत सारे रिटेल निवेशक इस मार्केट के अंदर में आते हैं और ये सोचते हैं कि वो मल्टी बैगर स्टॉक्स को लेंगे और बहुत जल्दी रिच हो जाएंगे। और दोस्तों आज मैं इसी तरह के वीडियो को जो है बना रहा हूँ आपके सामने, इसी तरह की ख्वाहिश को लेकर। जो आप लोग आए हैं, कई बार यूट्यूब वीडियो सर्च करते हैं एंड पूछते हैं कि किस तरह से मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मूला नहीं है। आपकी शायद उम्मीदों पे पानी फिर जाए जब मैंने ऐसा कहा, क्योंकि दोस्तों अगर मुझे पता रहता था तो मैं ऐसे कई सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में भर चुका रहता था और सुपर रिच बन जाता था और मुझे इस तरह के किसी वीडियो को बनाने की ज़रूरत नहीं रहती थी। सच्चाई ये है दोस्तों, अगर आपके पास में मल्टी बैगर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर इनकी बात करें तो इन्होंने मेहनत की कि नहीं की ये तो जानना ज़रूरी है। तो जब पता चला कि इन्होंने अपनी वेल्थ कैसे बनाई है तो समझ में आया कि ये फोकस्ड पोर्टफोलियो रखते थे, जिसके अंदर में जो भी स्टॉक रहता था उसकी कैटेगरी जो है वो इस तरह से डिफाइन करके रखा हुआ था कि ये मल्टी बैगर बनेगा या फिर जो है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ये रिस्क बहुत ज़्यादा लेते थे और साथ ही साथ समझ में आया कि ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ में, पेशेंस के साथ में इन्वेस्टमेंट किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, डिसिप्लिन के साथ में, पेशेंस के साथ में फाइनेंस को समझते थे, अपने स्टूडेंट्स के साथ में इसको डिस्कस करते थे। जी हाँ, ये जमनालाल बजाज में फाइनेंशियल मार्केट्स को अपने स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कस करते थे। इस तरह से नॉलेज बढ़ाते बढ़ाते दोस्तों एक बहुत बड़े लेवल पर ये पहुंचे कि एक न्यूज़ में उनको जो है रखा गया। तो दोस्तों मल्टी बैगर स्टॉक तो हम सब लोगों को चाहिए, लेकिन सर आपके पास में तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमें कुछ ऐसा डायरेक्शन तो आप दे सकते हैं जितना आपने पढ़ा है, जितना आप समझते हैं बातों को। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर में एक डायरेक्शन मिलेगा, एक गाइड मिलेगा, लेकिन इस वीडियो में हो सकता है मैं कुछ स्टॉक्स का नाम लूँ तो वो स्टॉक्स बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। जब भी आप अपने पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक डालते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए और यही मेहनत होती है जो एक प्रकार का नॉलेज एक्यूमुलेशन होता है। जब आप शुरू में जो है हो सकता है पैसे गंवाते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स को एनालाइज करके जो आपको लग रहे थे अच्छे थे, लेकिन दोस्तों एक्चुअली में आप फीस पे कर रहे रहते हैं लर्निंग के लिए। और एक समय जरूर आता है जब आप ऐसे स्टॉक्स चुनते हैं जो एक्चुअली में आपके छूने बराबर से मल्टी बैगर बनते हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है और साथ ही साथ दोस्तों कंसिस्टेंसी जो है इसके अंदर में ज़रूरी है। तो दोस्तों कुछ बातें मैं यहाँ पर आपके साथ में शेयर करूँगा जो मैंने निकाली है। ये वीडियो सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे उन प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि सर इस पर जो है वीडियो निकालिए, उस पर जो वीडियो निकालिए। कई बार मेरे वीडियोस जो है थोड़े ख़राब हो जाते हैं, कई बार मेरे वीडियोस के अंदर में मैं बहुत ज़्यादा जल्दी कर लेता हूँ, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स, जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो मेरे साथ हमेशा बने रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक होता क्या है। तो मल्टी बैगर स्टॉक में दो चीज़ें आपको जो है मिलने की पूरी संभावना रहती है, बहुत सारा डिविडेंड और बहुत सारे रिटर्न्स। और बहुत सारे रिटर्न्स का मतलब ये नहीं है कि 30-40% रिटर्न्स। रिटर्न्स मतलब 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, में भी 1000 टाइम्स ऑफ योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और समय समय पर उसमें बोनस, इसके अलावा उसमें डिविडेंड्स एंड ऑल दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब उसको इनिशियल हाइक मिल जाता है तो उसके बाद में लॉन्ग टर्म स्टोरी भी जो है इसकी होनी चाहिए, इसका बिजनेस लॉन्ग टर्म चलना चाहिए ताकि हमारे लिए ऐसी वेल्थ बनाए कि हमको पीछे देखना ही ना पड़े। इसका मतलब होता है दोस्तों मल्टी बैगर। मेरे हिसाब से तो ये है दोस्तों, आपके हिसाब से कोई और डेफिनेशन हो सकती है, हो सकता है 3x 4x रिटर्न भी आप मल्टी बैगर की कैटेगरी के अंदर में ले। लेकिन दोस्तों जब 1000% का रिटर्न आ जाएगा
या 2000 टाइम्स जो है इस तरह का रिटर्न आता है, हो भी सकता है इसके अंदर में 10 साल लग जाए, तो वो एक्चुअली में दोस्तों मल्टी बैगर ही कहलाएगा, उसको मल्टी बैगर की कैटेगरी से कम में नहीं ले सकते। लेकिन स्टिल अगर आप बोलते हैं कि 300% 400% भी मिल जाए, उसको भी आप मल्टी बैगर मिलते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इन सभी स्टॉक्स के अंदर में कुछ कॉमन बातें होती हैं। तो दोस्तों समझते हैं कि कहाँ कौन सी कैटेगरी में हमको ढूंढने चाहिए मल्टी बैगर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पानी चाहिए, अच्छा पीने का पानी चाहिए, तो आप जंगल में घूमेंगे तो शायद आपको नहीं मिलेगा, आपको किसी बस्ती में जाना पड़ेगा। तो ये वो एरियाज है जहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं कि आपको शायद कोई मल्टी बैगर स्टॉक मिल जाए। नंबर 1 दोस्तों, आप स्मॉल कैप मिड कैप में जाइए। अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है दोस्तों स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर में। आप जाइए दोस्तों, वहां पर स्मॉल कैप इंडेक्स भी आप देखेंगे, मिड कैप इंडेक्स भी आप देखेंगे, तो कुछ ना कुछ स्टॉक्स आपको ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो आगे आने वाले समय के अंदर में 500%, 1000% रिटर्न दे सकते हैं। मे भी हो सकता है 6 महीनों के अंदर में नहीं, लेकिन हो सकता है 2 साल के अंदर में, 3 साल के अंदर में इंडेक्स से ही आपको जो है बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मिल सकते हैं दोस्तों। तो आपको स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स को देखना है। इसके नीचे अगर आप जाते हैं तो पेनी स्टॉक्स आपको दिख सकते हैं। आप जो है पेनी स्टॉक्स को जो है एक एक करके एनालाइज करना शुरू कर सकते हैं। देन दोस्तों उसके बाद में कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो ट्रेंडिंग जो ट्रेंड में आने वाले हैं, जो आपको समझ रहा है कि ये अभी जो है नया बिजनेस सिनेरियो हो सकता है जिसमें ये कंपनी काम कर सकती है या फिर ऑलरेडी कर रही है, अभी तक आउटपुट नहीं मिला लेकिन मिल सकता है। ओके, या फिर ऐसी कंपनीज को आपको ढूंढना पड़ेगा जो हैबिट क्रिएशन करने का काम कर रही है। मे भी बहुत सारी कंपनीज इसमें फेल हो जाती है, जैसे कि सीसीडी की हम लोग बात करें तो हैबिट क्रिएशन करने की बात तो कर रहे थे लेकिन वो उसके अंदर में फेल हो गए। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी कंपनीज है जैसे कि कोका कोला की बात करें तो हैबिट क्रिएशन है उसके अंदर में। तो दोस्तों एप्पल है, उसमें भी एक हैबिट क्रिएशन है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह की कंपनीज को आपको सर्च करना पड़ेगा जो हम इंसानों के लिए एक आदत बताती है, कंजम्पशन की आदत बनाती है। तो इस तरह के बिजनेसेस आपको सर्च करने पड़ेंगे। या फिर दोस्तों कुछ ऐसी कंपनियां जिसमें डेट बहुत ज़्यादा है लेकिन दोस्तों उसका अंदर का पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि अगर उसकी डेट चुका दी जाए तो ऐसे केस के अंदर वो कंपनी काफ़ी आगे घोड़े की तरह भग सकती है। यानी कि उसमें अगर किसी बड़े इन्वेस्टर का किसी भी तरह से एंट्री हो जाता है तो स्टॉक बहुत ही आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी एरियाज है जहां पर आप मल्टी बैगर स्टॉक निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है समझने की, मैं आपको ये बताऊंगा। अब आपके पास में टाइम कितना है, आप सैलरीड है तो हो सकता है आपको सैटरडे संडे को टाइम हो, तो आप एक काम कीजिए, मंडे से लेकर फ्राइडे तक किन भी ऐसी 5 कंपनीज के रिस्पेक्ट में, या फिर 5 मत लीजिए, इनिशियली सिर्फ 3 कंपनीज से स्टार्ट कीजिए। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स से ही 3 कंपनीज निकालिए। वहाँ पे सपोज एक इंडेक्स के अंदर में 50 कंपनीज है तो वहाँ से 3 कंपनीज निकालिए जो जिसका नाम आपने सुना है, जिसके बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता है, और सैटरडे संडे को उसको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। इसके बारे में जितनी न्यूज़ आती है उसको समझने की कोशिश कीजिए। अब दोस्तों न्यूज़ एनालिसिस जो चीज़ें सामने हैं उसका पूरा रिफ्लेक्शन उसके स्टॉक मार्केट में है। अब आपको 2 कदम आगे जाना है दोस्तों। इस सैटरडे संडे में आप पता कीजिए कि कंपनी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कहाँ पे है, उसके प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ पे बिकते हैं, उनके क्लाइंट्स किस किस तरह के हैं, उनके क्लाइंट्स के एम्प्लॉयज़ से बात करने की कोशिश कीजिए, उनकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ से बात करने की कोशिश कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के मैनेजमेंट तक से आपको बात करने को मिल जाती है। मैं जानता हूँ मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स जो कैप्लिन पॉइंट के मैनेजमेंट के साथ में उनका एक लिंक है ताकि वो वहाँ से इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत आती रहती है उन लोगों को, नॉट द इनसाइडर इन्फॉर्मेशन बट बाकी इन्फॉर्मेशन जो है उनको पहुँचती रहती है। या फिर IDFC फर्स्ट बैंक के काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स जो है हमारे इन्वेस्टर्स हैं, तो उनको उस बैंक में क्या हो रहा है वो पता रहता है, वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आपको एक्स्ट्रा करना है दोस्तों। जब आप एक्स्ट्रा करेंगे तभी तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, अदरवाइज नॉर्मल रिटर्न तो हर इन्वेस्टर कमा रहा है दोस्तों। जब नॉर्मल रिटर्न हर इन्वेस्टर कमा रहा है और आप उतना ही काम करेंगे तो ऐसे केस के अंदर में आप मल्टी बैगर स्टॉक को कैसे चॉइस कर पाएंगे। आई नो ऑफ अ कंपनी बंसाली इंजीनियरिंग 2017 के अंदर में एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुई थी। मुझे पता चला था उसके बारे में, मेरे एक स्टूडेंट से जिसके डैडी वहाँ पे काम किया करते थे, और मुझे पता चला कि वहाँ पे पूरा मैनेजमेंट ओवरहाउल हुआ है, वहाँ पे ऑपरेशनल टीम को निकाल दिया गया है, वहाँ पे जापानीज टीम आई है। तब मुझे समझ में आया कि इस कंपनी के अंदर में पोटेंशियल है और मैंने उसके स्टॉक्स में बहुत पैसा कमाया था 2017 के अंदर में। लेकिन वहीं दूसरी जगह सिंटेक्स प्लास्टिक की बात करो, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ की बात करो, तो वहाँ पर मुझे अच्छा खासा लॉस भी हुआ था। मुझे दोनों कंपनीज मल्टी बैगर लग रही थी, लेकिन दोस्तों
मुझे बंसाली में ज़्यादा पोटेंशियल दिखा, मैंने वहाँ पे ज़्यादा पैसा डाला था, इसलिए मुझे वहाँ पे ज़्यादा कमाई हुई। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों को जो है एक्स्ट्रा कदम उठाने पड़ेंगे। मैंने सिंटेक्स क्लासेस के अंदर में उतने एक्स्ट्रा कदम नहीं उठाए थे, अगर मैंने उठा लिए रहते तो शायद मेरा लॉस से मैं बच जाता था। तो दोस्तों आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, कौन सी एरियाज में आपको फोकस करना है। अब दोस्तों मैं आपको एक चेकलिस्ट देना चाहूँगा, इस चेकलिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर जो है इसको फॉलो कीजिएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप उस स्टॉक के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं तो आप देखिए दोस्तों उसके बारे में बहुत ज़्यादा टीवी वॉक एंड टॉक नहीं हो रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि जो स्टॉक की न्यूज़ फ्लोट की जाती है वो कंपनी वाले ही करवाते हैं। कई बार उनका इंटेंशन अच्छा होता है तो कई बार उनका इंटेंशन अच्छा नहीं होता है, या फिर मार्केट ऑपरेटर्स जो है ये चीज़ करवाते हैं। तो ऐसी कंपनी में जो है फोकस कीजिए जिसके बारे में शांति है, जिसके बारे में बात नहीं की जा रही है, या फिर पास्ट में उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई है, तो इस बात पे आप फोकस कीजिए। देन उस कंपनी के पास में दोस्तों कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन बिजनेस होना चाहिए, उसका प्रोडक्ट कुछ तो भी ऐसा होना चाहिए जो अच्छा हो, जिसके अंदर में पोटेंशियल हो ग्रो करने का, या फिर आपको लगता है कि इसमें ऐसा सुधार किया जाए तो ग्रो किया जा सकता है। अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सुधार किया जाए और ग्रो किया जा सकता है तो उसका सजेशन आप उस कंपनी को भेज सकते हैं। हो सकता है वहाँ से कोई रिप्लाई आए, तो हो सकता है कि ये एक पोटेंशियल स्टॉक हो सकता है, बिकॉज कंपनी वाले अपने बिजनेस के प्रति थोड़े रिस्पॉन्सिव है, तो ऐसे केस के अंदर में वो हर सजेशन को वेलकम करते हैं। तो दोस्तों आपको जो है उस कंपनी के साथ में संवाद एस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी पड़ेगी, और भी गहराई से जो है इस कंपनी के बिजनेस को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आपने बिजनेस समझना स्टार्ट कर दिया तो फाइनेंशियल्स में आपकी थोड़ी नॉलेज कम भी रही, आपके जो है एनालिसिस जो टेक्निकल वगैरह आप करते हैं उसमें जो है आपका माइंड कम भी चला तो भी चलता है। दोस्तों बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बात करते हैं फाइनेंशियल्स और टेक्निकल से। दोस्तों उसके बाद में उसकी प्रमोटर होल्डिंग्स को जरूर चेक कीजिए, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स होल्डिंग होनी चाहिए। कैप्लिन पॉइंट की बात करें तो वहाँ पे 67-70% प्रमोटर होल्डिंग है। प्रमोटर्स का कमिटमेंट दिखता है बिजनेस के अंदर में, वहाँ पे वो लोग सैलरी नहीं लेते हैं। दोस्तों मैं कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, साफ साफ आपको जो है मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों। तो कैप्लिन पॉइंट में मैंने जो देखा वो मल्टी बैगर स्टॉक इसलिए बना बिकॉज वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से प्रमोटर्स ने होल्डिंग रखी थी, और प्रमोटर्स का बिजनेस के प्रति बहुत अच्छा एक क्या बोल सकते हैं आप उसको, एक बहुत ही अच्छा कमिटमेंट था या फिर विजन था। दोस्तों बात करते हैं मैनेजमेंट विद द विजन, यानी मैनेजमेंट अपने विजन को कितनी बार शेयर करता है। जितनी बार वो शेयर करेगा इसका मतलब वो अपने विजन पे फर्म है। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं रेन इंडस्ट्रीज की, मैं फिर से आपको बोलता हूँ कि मैं किसी भी तरह का रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दे रहा। जब मैंने उनके लेटर को पढ़ा था उनके प्रमोटर को, तब मुझे समझ में आया कि ये बंदे एक्चुअली में फ्यूचर की चीज़ सोच रहे हैं। जहाँ पे वो लिथियम आयन बैटरीज की बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि आगे चल के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर में वो लिथियम आयन बैटरीज को यूज़ कर सकते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ बना रहे हैं। और जहाँ पर मैंने उनके विजन स्टेटमेंट को पढ़ा तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ये एल्यूमिनियम के लिए रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी नहीं रहने वाली, बल्कि एक्चुअली में टेक्नोलॉजी कंपनी बनने वाले, ये R&D वाली चीज़ें करवाने वाले हैं। जब कंपनी का ऐसा विजन हो कि जो मैन्युफैक्चरिंग से वो R&D पर चले जाएंगे, फिर R&D करके डिज़ाइन पेटेंट वगैरह करवा के सिर्फ बाकी लोगों से वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे, तो सोचिए दोस्तों कंपनी के अंदर में पोटेंशियल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दोस्तों इसके साथ ही आपको ये भी देखना है कि वो जो प्रोडक्ट बेचते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर में उनकी मार्जिन्स कैसी रहती है, वो हाई मार्जिन्स रहती है कि लो मार्जिन्स रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मान लीजिए अगर कोई कंपनी 1000 करोड़ का रेवेन्यू करती है, 1000 करोड़ के रेवेन्यू के अंदर में 600 करोड़ रुपए कमाती है, यानी कि 60% का ऑपरेटिंग मार्जिन, उसके बाद में वो कंपनी 550 करोड़ रुपए इंटरेस्ट, डेप्रीसिएशन, टैक्स वगैरह में खर्च कर देती है, सिर्फ 50 करोड़ ही उनके पास में बचता है। तो आप तो बोलेंगे सिर्फ 5% मार्जिन है, नहीं दोस्तों, असल में उनके पास में मार्जिन है 60% का। 60% ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन दोस्तों ये इसकी कमाई में नहीं दिखता बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूटर सरप्लस में नहीं आता। लेकिन मान लीजिए अगर कोई इन्वेस्टर आता है, इनकी डेट को चुका देता है पूरी तरह से, तो ये कंपनी की पूरी तरह से काया पलट हो जाएगी। और ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज आपको मिल सकती है, ऐसे काफ़ी सारे स्मॉल बिजनेसेस आपको मिल सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये कि दोस्तों इस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए। जी हाँ, आपने कोई मल्टीबैगर स्टॉक्स ट्राई कर लिया, उसके बाद में उसका रिटर्न भी आ गया 300-400%, लेकिन 300-400% बोल रहा हूँ, यस 300-400% रिटर्न आ गया, उसके बाद आप उसको अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग तो कर ही लेनी चाहिए, बाकी थोड़े बहुत जो स्टॉक्स आपके पास में बचे हैं उसके रिस्पेक्ट में ये सोचना चाहिए कि इसका फ्यूचर कैसा रहेगा। तो दोस्तों हम अगर पिछले 10 साल की बात करें, पिछले 10 साल पहले हम लोग बजाज फाइनेंस की बात करें, 35-40 रुपए का शेयर था,
आज इतना लॉकडाउन वॉकडाउन सब कुछ होने के बाद भी उसका शेयर 3500 रुपये पर हॉवर कर रहा है। 5000 तक पहुंच गया था एक बार उसका शेयर दोस्तों। तो यानी बेहतर तरीके से वो स्टॉक जो है परफॉर्म किया है। आज के 10 साल के बाद में देखिए किस तरह की कंपनीज चलेगी, किस तरह के प्रोडक्ट्स चलेंगे, R&D चलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग चलेगा, डिज़ाइन वाली कंपनी चलेगा कि IT कंपनी चलेगा, ऑयल कंपनी चलेगा कि नहीं चलेगा, टेलीकम्युनिकेशन में किस तरह का रुझान रहेगा, क्या हर घर में इंटरनेट रहेगा, इस तरह की चीज़ों को सोचिए, फॉरवर्ड लीजिए, बिजनेस बुक्स को पढ़िए, स्टार्टअप कंपनीज को पढ़िए और हो सकता है दोस्तों मल्टी बैगर आपको स्टॉक्स चाहिए तो इसकी जगह एक स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट करना भी अच्छा हो सकता है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पेशेंस। पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। भले ही आप मल्टी बैगर स्टॉक को चुनना चाहते हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, अपने लिए वेल्थ बनाना चाहते हो दोस्तों, तो आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। पेशेंस इज द की। और ये पेशेंस अगर आप नहीं रखेंगे तो आप लाइफ के अंदर में शायद एक दो मल्टी बैगर स्टॉक आपको मिलेगा, पूरी लाइफ के अंदर में कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो है आप नहीं ले पाएंगे। और दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको करने जा रहा हूँ, इसका रेफरेंस मैंने एक बुक से लिया है और उस बुक का नाम शायद मैं भूल गया, लेकिन हाँ ये बुक के ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी। जी हाँ, बुक का नाम है गाइड टू इन्वेस्टिंग। काफ़ी महंगी किताब है, अगर आप देखेंगे तो अमेजोन वगैरह में आपको दिख जाएगी दोस्तों। तो अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें एक जगह पर स्टार्टअप में इन्वेस्टिंग की बात की गई है, उसको मैं यहाँ पे अप्लाई करने चाहता हूँ। वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप 10 स्टार्टअप्स में पैसा डालते हैं तो हो सकता है उसमें से 2 स्टार्टअप बहुत ज़्यादा चले और हो सकता है कि 3-4 स्टार्टअप ऐसे हो जिसमें से आपको एग्जिट करना पड़े नो प्रॉफिट नो लॉस पे, और 5 स्टार्टअप ऐसे होंगे जो पूरी तरह से डूब जाएंगे, आपके पैसे को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। उसी तरह से दोस्तों मल्टी बैगर स्टॉक्स के अंदर में भी ऐसा ही होने वाला है। आपके हो सकता है 50% जो पोटेंशियल मल्टी बैगर्स आप समझ रहे थे, जिनको आपने बहुत ही कम रेट पर लिया था, वो आपके पूरी वेल्थ को ख़त्म कर दे उस 5 स्टॉक्स के रिस्पेक्ट में। बाकी हो सकता है कि इसमें आपको एग्जिट करने का चांस मिल जाए और सक्सेस रेशो सिर्फ 20% रहने वाला है। इसीलिए दोस्तों आप कभी भी ध्यान रखेंगे, इसके अंदर में आपको अपनी पूरी पूंजी नहीं डालनी है, आपको सोच समझ के इसके पोर्टफोलियो को ही अलग रखना चाहिए। ऐसा समझना चाहिए कि ये जो मैंने पैसा डाला है कहीं पर दान कर दिया है, मैंने इस पैसे को छोड़ दिया है, मैंने इस पैसे का त्याग कर दिया है, मोह भंग हो गया है मेरे इस पैसे से, इन शेयर से। और दोस्तों इस एक बार इन्वेस्ट करने के बाद में आपको जो है 3-4 साल तक संभालने के बाद में देखना चाहिए कि इसके बारे में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आई गेस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा मल्टी बैगर्स पर। हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए जो है उनकी चॉइस पर हमने ये वीडियो बनाया। होप आपको पसंद आया होगा दोस्तों। इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर दीजिएगा। मैं मानता हूँ दोस्तों वीडियो बड़ा हो गया, मैं इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड था बिकॉज मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छे वीडियोस बनाना चाहता हूँ ताकि लाइफ टाइम उनको ये वीडियोस काम आए, वो अपनी प्लेलिस्ट में इसको जो है रखे, वॉच लिस्ट में इसको रखे एंड उसको जो है बार बार प्ले करते हुए देखते रहे और लोगों के साथ शेयर करते रहे, नॉलेज बांटते रहे, नॉलेज बढ़ाते रहे। तो इसी तरह के और वीडियोस में लाता रहूँगा। आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा दोस्तों। और इसके साथ ही साथ दोस्तों आपकी हर कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूं, जब भी आती है मैं उसको जरूर पढ़ता हूं, रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियोस के साथ में। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।